जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सेक्शन को समझने से पहले उस सेक्शन से रिलेटेड रेलेवेंट टर्म्स, रेलेवेंट डेफिनेशंस को समझना जरूरी होता है, और हमारा मॉड्यूल इसलिए उसको पहले कोट करता है। सेक्शन बताने से पहले, सेक्शन शुरू करने से पहले वो उन डेफिनेशंस को, उन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को आपको पहले क्लियर करने की कोशिश करता है। ऑल्दो कई बार आपने देखा है कि रिपीटेशन हुई है, बट स्टिल कई सारी नई डेफिनेशंस भी ऐसी हैं जो कि आपको आईटीसी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले पता होनी चाहिए। उसको अपन देख के चलेंगे यहां पे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन आ रहा है एजेंट। सर एजेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो यहां पे आपको दो बैक टू बैक डेफिनेशन मिलेगा, वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। स्टिल एक बार बस गो थ्रू कर लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो एजेंट क्या होता है? कोई भी पर्सन जिसको हम किन नामों से जानते हैं, इन सारे नामों से जानते हैं। क्या क्या नाम है इसके? फैक्टर हो गया, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आरपीआई हो गया, डल क्रेडिट एजेंट हो गया, ऑक्शनियर हो गया, या फिर कोई और मर्केंटाइल एजेंट हो गया, या किसी और नाम से कह लो, कोई दिक्कत नहीं हमें उससे। जो कि करता क्या है? बिजनेस करता है। किस चीज का? सप्लाई का या फिर रिसिप्ट का? किसका? गुड्स या सर्विसेज या दोनों का। किसके बिहाफ पे? किसी और के बिहाफ पे, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई बिजनेस कर रहा है जिसके अंदर वो सप्लाई कर रहा है या फिर रिसिप्ट कर रहा है गुड्स को, सर्विसेज को, या दोनों को, जिनको कि इन नामों से जाना जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? एजेंट। ठीक है सर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, एक बार फिर से रिवाइज हो गया, हमें समझ में आ गया। अगला इंपॉर्टेंट नाम आता है बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसके अंदर आपको बहुत सारी बातें बताई गई है। ये भी हमने पहले ऑल्दो पढ़ा हुआ है। बिजनेस इंक्लूड क्या करता है? कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पेक्यूनियरी बेनिफिट। तो कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी तो आपका बिजनेस की परिभाषा में आता है, चाहे उसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, वो भी आपका बिजनेस कहलाता है। ठीक है सर। उसके बाद कहा गया कि कोई भी एक्टिविटी इस सब क्लॉज से रिलेटेड होगी, इससे कनेक्शन में होगी, तो वो सारी एक्टिविटी भी आपकी बिजनेस कहलाएगी। ठीक है सर। उसके बाद कहा गया कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इनसे रिलेटेड है और वो आप कितनी वॉल्यूम में करते हो मैटर नहीं करता, कितनी फ्रीक्वेंसी में करते हो मैटर नहीं करता, रेगुलर करते हो या कभी कभी करते हो मैटर नहीं करता, कॉन्टिन्यूअसली करते रहते हो ये भी मैटर नहीं करता है। अगर आपने कोई भी एक्टिविटी ऐसी की है जो इनसे रिलेटेड है, चाहे वो आपकी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे उसकी कम वॉल्यूम हो, चाहे उसकी ज्यादा वॉल्यूम हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी, वो भी आपकी बिजनेस कहलाएगी। ऐसा आपको क्लॉज सी बता रहा है। क्लॉज डी बात कर रहा है कि भैया अगर हमने गुड्स का सप्लाई किया या एक्विजिशन किया, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या फिर नॉर्मल गुड्स हो और सर्विसेज हो, इन कलेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो वो भी आपका बिजनेस कहलाएगा। मतलब कि किसी भी बिजनेस के कमेंसमेंट या क्लोजर से रिलेटेड आपने कोई भी गुड्स को सप्लाई किया या एक्वायर किया है, कोई भी सर्विसेज को सप्लाई किया या एक्वायर किया है, तो वो भी आपका बिजनेस का पार्ट कहलाता है। प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन और सोसाइटी, जो क्लब, एसोसिएशन या सोसाइटी या कोई भी इस टाइप की बॉडी होती है जो कि अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी बिजनेस के अंदर आती हैं। किसी भी प्रोमाइसेस में एंटर होने के लिए, एडमिशन देने के लिए आप कंसिडरेशन चार्ज करते हो। ठीक है, तो वो जो कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हो और उस प्रोमाइसेस में एंटर होने के लिए आप उसको एक तरीके से फीस ले रहे हो, टिकट ले रहे हो, वो भी आपका बिजनेस का पार्ट कहलाता है। उसके बाद कहा गया कि सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन, कोई भी पर्सन है अपना ऑफिस खोलता है और उस ऑफिस के अंदर वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है, सर्विसेज वगैरह देता है, तो वो भी सर्विसेज जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? बिजनेस। साथ ही में इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो भैया कोई सी सर्विसेज अगर ऐसी है जिसको हम कहते हैं टोटलाइजर की सर्विस, या फिर लाइसेंस टू बुक मेकर, बुक बनाने वाले को लाइसेंस दी उसकी सर्विस, एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब, तो इस टाइप की सर्विसेज भी आपकी क्या होती हैं? बिजनेस का पार्ट बनती है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की बारी आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी भी अगर कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करती है जिसमें कि वो बोलती है कि भैया हम कर रहे हैं ये काम एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी आपका बिजनेस का पार्ट बन जाता है। इन विच दे आर इंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो एक्टिविटीज हैं, वो आपकी बिजनेस के अंदर कवर हो जाती है। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि भैया ये सारी चीजें जो है बिजनेस में आती हैं। अगर आपको सवाल में आगे कोई ऐसा आइटम लिखा हो जो कि आपने यहां नहीं पढ़ा, तो आप बस इतना फाइंड आउट कर पाओ कि ये बिजनेस का पार्ट है या बिजनेस का पार्ट नहीं है। ऑल्दो इसमें आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं, इतना बस पता होना चाहिए ना। अगला टर्म आता है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है सर? वो सारे गुड्स जिसको आप कैपिटलाइज करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और आप आईटीसी भी क्लेम चाहो तो कर सकते हो, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। बट इन शॉर्ट आपको पता है कि गुड्स the value of which is capitalized in the books of account of the person claiming the ITC and which is used or intended to be used in the course or furtherance of business। तो ये बेसिक कॉमन सेंस है कि भैया कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज आपका जीएसटी की परव्यू में तभी आएगा जब उसको आप यूज करोगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए
अगर आता है कन्वेंस, कन्वेंस क्या होता है? तो कन्वेंस का मतलब हो गया कोई भी ऐसा वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल जो कि आपकी मूवमेंट में आपकी हेल्प कर रहा है, आपके गुड्स की मूवमेंट में आपकी हेल्प करता है, उसको हम कन्वेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके वेसल इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, एयरक्राफ्ट आ जाते हैं और व्हीकल आ जाते हैं। एग्जाम सप्लाई क्या होता है? ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो कि अट्रैक्ट करते हैं क्या? निल रेट ऑफ टैक्स और विच में बी होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। दो बातें हुई, एक निल रेट ऑफ टैक्स है, दूसरा होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है जो कि सेक्शन 11 हमने पीछे पढ़ा हुआ है। एंड इसी को हम सेक्शन 6 में भी देखते हैं, आईजीएसटी एक्ट में, बात नहीं करेंगे इसकी फिलहाल। और इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो आपको तीन टर्मिनोलॉजी आपने इसकी पढ़ी थी जब आपने सेक्शन नंबर 11 पढ़ा था कि एग्जाम सप्लाई क्या होते हैं, निल रेट ऑफ टैक्स, एग्जाम फ्रॉम टैक्स और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये तीनों चीजें जो होगी वो आपके एग्जाम सप्लाई का पार्ट बनती है। नाउ इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब क्या हो गया? तो इनपुट जहां भी वर्ड लिखा होता है ना, इसको आप समझो इनपुट गुड्स की बात कर रहा है, जो कि कैपिटल गुड्स को छोड़ के। मतलब क्या हुआ कि जितने भी रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं जिससे कि हम सपोज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कोई फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है इसके ऊपर जो भी हमने टैक्स पे किया, मतलब ये भी जितना रॉ मटेरियल है इसके ऊपर जो भी हम टैक्स पे करेंगे उसका भी हमें आईटीसी मिलता है और इस रॉ मटेरियल को हम कहते हैं इनपुट। ये इनपुट है इस फाइनल प्रोडक्ट का, तभी तो आउटपुट निकलेगा जब ये इनपुट डलेगा रॉ मटेरियल। तो इस टाइप की चीजों को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो इन शॉर्ट आपको कहा जाता है कि भैया कैपिटल गुड्स को छोड़ दो, इसके अलावा जितने गुड्स बनेंगे वो सारा इनपुट है। मतलब कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग का बताया। लेट्स से अगर ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर के लिए इनपुट क्या होगा? उसने ए खरीदा और उसी ए को वो आगे बेचेगा, तो ये ए क्या है? जब उसने खरीदा तो ये ए इनपुट है और उसी ए को वो आगे बेचेगा तो वो उसका आउटपुट बन जाएगा। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा लेकिन ये भी उसका क्या है? इनपुट है। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि कोई भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स आपका क्या कहलाता है? इनपुट, जो कि आपने क्या करना है? यूज करना है या फिर इंटेंडेड टू बी यूज्ड है बाय अ सप्लायर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऑल इज वेल। इनपुट सर्विसेज क्या होती है? तो सेम टू सेम चलेगा कि मींस एनी सर्विसेज आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर, कहां पे? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स का क्या मतलब है? तो इनपुट टैक्स का मतलब क्या है कि इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये बात और आपको ध्यान रखनी है कि भैया इनपुट टैक्स देखो कौन ले पाएगा? जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। जो पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है वो इनपुट टैक्स कैसे ले सकता है? वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि टैक्स पे करने की लायबिलिटी जैसी आएगी आप रजिस्टर्ड हो जाओगे और जैसी लायबिलिटी पे करने की आएगी तभी आपको ख्याल आएगा कि क्या मैं कोई आईटीसी का बेनिफिट ले सकता हूं। ठीक है, तो इनपुट टैक्स इज ऑलवेज इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। मींस व्हाट? सेंट्रल टैक्स कह लो, स्टेट टैक्स कह लो, इंटीग्रेटेड टैक्स कह लो या फिर यूटीजीएसटी का आपका यूनियन टेरिटरी टैक्स कह लो, चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम। मतलब कि किसी भी पर्सन को जब उसने किसी ने सप्लाई किया गुड्स या सप्लाई किया सर्विसेज या सप्लाई किया बोथ और तब उससे सेंट्रल टैक्स लिया, स्टेट टैक्स लिया, इंटीग्रेटेड टैक्स लिया या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स लिया, किसी भी टाइप से टैक्स चार्ज किया है तो वो सारा उस सामने वाले पर्सन के लिए क्या है? इनपुट टैक्स है। मतलब कि ए ने जब गुड्स सप्लाई किया या सर्विसेज सप्लाई की, दोनों की दोनों सप्लाई की बी को, तो या तो उसने सेंट्रल टैक्स लिया होगा या तो स्टेट टैक्स लिया होगा या तो इंटीग्रेटेड टैक्स लिया होगा या तो यूटीजीएसटी वाला लिया होगा। कोई भी टैक्स चार्ज किया वो सारा का सारा टैक्स इस पर्सन के लिए, बी के लिए क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब आईजीएसटी, जो कि इंपोर्ट के टाइम पे लगता है। मतलब कि अगर आप इंपोर्ट करके सामान ला रहे हो तो उस केस में आपको आईजीएसटी पे करना होता है और वो आईजीएसटी भी आपका क्या है? इनपुट है। उसके बाद ये चार बातें जो है वो सेम टू सेम चल रही हैं, जो कि बात करेगा आपका आरसीएम की। ठीक है, आरसीएम के अंतर्गत जो आप टैक्स पे करते हो उसके अंदर क्या हुआ कि आपने खुद ही टैक्स पे किया, खुद ही इनवॉइस बनाया और खुद ही टैक्स पे किया, जो हमने आरसीएम के रूल पढ़े थे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या देखा था कि भैया सेक्शन 9 जो है उसका सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 जो है वो आरसीएम की बात करता है और इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ता है अंडर सर्टेन सिनेरियोज। ठीक है, तो उन सभी सिनेरियो के अंदर जब आप टैक्स पे करते हो तो क्या आपको उसका इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। टैक्स तो आपने पे किया ना, तो इनपुट भी आपको मिलेगा। तो सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3, 4 के हिसाब से आप टैक्स पे करो, उसका इनपुट मिलेगा। ये कहां पर है? ये सीजीएसटी का है सेक्शन 9। आईजीएसटी में चले जाते हैं तो हमारा सेक्शन 5 हो जाता है। तो आईजीएसटी का सेक्शन 5 के सबसेक्शन 3 और 4 के हिसाब से अगर आपने टैक्स पे किया है तो भी आपको उसका इनपुट मिलेगा। उसके बाद अगर आप स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में चले जाओगे, मतलब एसटीजीएसटी एक्ट में चले जाओगे, तो उसके अंदर भी आपका सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 और 4 है। उसके हिसाब से भी अगर आपने टैक्स पे किया है तो भी आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। और अगर वही बात करें हम यूटीजीएसटी एक्ट के अंदर चले जाते हैं और उसका सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 और 4 के हिसाब से अगर आपने टैक्स पे किया है तो उसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा। तो मतलब क्या है कि आरसीएम आपने सेंट्रल, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी किसी भी एक्ट के तहत
सब सेक्शन 3 और 4 जो उनके रिस्पेक्टिव सेक्शन के हैं, उसके तहत अगर आपने आरसीएम के तहत टैक्स पे किया है तो उन सभी का आपको इनपुट यहां पे मिलके चलता है। तो बेसिकली इसके अलावा दो बातें आ गई, इनपुट का सिनेरियो आ गया और दूसरा आरसीएम का सिनेरियो आ गया। आरसीएम के सिनेरियो के अंदर 4 सिनेरियो आपके कवर हो गए ना। क्या इंक्लूड नहीं होता? सर कंपोजिशन लेवी के अंदर भी हम टैक्स पे करते हैं। जब हम किसी से परचेज करते हैं और वो सपोज करो मतलब ए ने सेल किया बी को, और ए जो है वो कंपोजिशन डीलर है। ए क्या है? कंपोजिशन डीलर है। तो इसने जब सेल किया होगा तो उसके ऊपर सपोज करो 1% का टैक्स चार्ज किया, तो बी ने जो 1% टैक्स ये पे किया जिसको हम कंपोजिशन टैक्स बोल रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट बी को मिलेगा एज आईटीसी? तो ऐसा नहीं है। कंपोजिशन लेवी के सीन में जो बी है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है भैया? जो इनपुट टैक्स है इसका जब आपको क्रेडिट मिल जाएगा उसको बोलते हैं आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब उसका बेनिफिट मिल जाना, मतलब आपकी लायबिलिटी उससे कम हो जानी। इनवर्ड सप्लाई क्या होता है? इन रिलेशन टू पर्सन शैल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब कि आपको मिल रहा है, इनवर्ड है ना, सामान आ रहा है, या तो गुड्स आएगा या तो सर्विसेज आएंगे या दोनों आएंगे। अब आने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकता है? या तो आपने परचेज किया हो, या तो आपने एक्विजिशन किया हो, या किसी और मुद्दे से भी आपके पास आ रहा हो। मुद्दा है आने से, चाहे गुड्स आ रहा हो, चाहे सर्विसेज आ रही हो, चाहे दोनों की दोनों आ रही हो, चाहे परचेज करके आ रही है, एक्विजिशन से आ रही है, किसी और नाम से आ रही हो, अगर वो रिसीव हो रहा है तो वो इनवर्ड सप्लाई है। चाहे आपको उसका कंसिडरेशन पे करना पड़े चाहे ना पे करना पड़े, वो आपका इनवर्ड सप्लाई ही कहलाएगा। नाउ अगला आता है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल क्या होता है सर? मोटर व्हीकल को डिफाइन किया गया, कहा क्या आ गया कि भैया मोटर व्हीकल एक्ट में चले जाओ। जीएसटी एक्ट ने क्या कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में चले जाओ और उसके सेक्शन 2 के क्लॉज 28 में जो बात लिखी होगी वही हम मान लेंगे जीएसटी के अंदर। अब देखो क्या लिखा है, तो ऑल्दो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, बस एक बार पढ़ के गो थ्रू कर लेते हैं, ज्यादा रेलेवेंट आपका है नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? मींस, अब क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो देखना है आपको। 2-4 बातें हैं, कुछ की टर्म्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है, बाकी पूरा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मींस एनी मैकेनिकल प्रोपेल्ड व्हीकल अडेप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड्स। पहला इंपॉर्टेंट काम कि भैया जो व्हीकल है वो रोड्स पे यूज होंगी, वेदर पावर ऑफ propulsion is transmitted thereto from the external or internal source or included a chassis to which a body has not been attached and trailer। ठीक है, काम खत्म। अब दूसरा क्या है? does not include। क्या इंक्लूड नहीं होगा वो ध्यान रखना है। अब व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स, रेल्स के ऊपर अगर आपकी व्हीकल रन कर रही है तो वो आपका मोटर व्हीकल का पार्ट नहीं कहलाएगा। और अब व्हीकल ऑफ अ स्पेशल टाइप अडेप्टेड फॉर यूज ओनली इन अ फैक्ट्री, मतलब कि फैक्ट्री में हमने कोई व्हीकल बना दिया जो कि कोई काम करने में हमारी मदद कर रहा है, इधर से उधर जाने में मदद कर रहा है, तो वो भी आपका मोटर व्हीकल नहीं कहलाएगा। और इन एनी अदर इनक्लोज प्रीमाइसेस, मतलब कि किसी भी प्रीमाइसेस के अंदर, ये एक प्रीमाइसेस है इसके अंदर हमने कोई व्हीकल बनाया जो कि सामान को यहां से यहां ले जाता है, प्रीमाइसेस के बाहर नहीं जाता, तो इस टाइप का अगर कोई व्हीकल है तो वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आता। और अ व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स, कोई ऐसा व्हीकल है जिसके अंदर 4 से कम पहिए हैं तो वो भी आपका मोटर व्हीकल में नहीं आएगा। 4 व्हील्स फिटेड विद इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको मोटा मोटा इसमें से ये चीज याद रखनी है कि भैया व्हीकल वही है जो रोड पे चलेगी, व्हीकल वही है जो कि आपकी फिक्स्ड रेल के ऊपर नहीं चलेगी। फिक्स्ड रेल के ऊपर चलेगी तो व्हीकल नहीं कहलाएगा, फैक्ट्री के अंदर चलेगी व्हीकल नहीं कहलाएगा, इंक्लोज प्रीमाइसेस में चलेगी व्हीकल नहीं कहलाएगा, 4 पहिए से कम होंगे व्हीकल नहीं चलाएगा, और जिसकी इंजन कैपेसिटी जो होगी वो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम होगी तो वो आपकी व्हीकल नहीं कहलाएगी। मतलब नॉट एक्सीडिंग, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो वो आपकी व्हीकल नहीं कहलाएगी। मतलब जो 4 व्हीकल की बात कर रहे हैं ये आपका कंबाइंड है और के बाद अ व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स फिटेड विद इंजन कैपेसिटी, तो ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है विद इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस सिचुएशन में आपका वो मोटर व्हीकल से एक्सक्लूड हो जाएगा। ये हम डज नॉट एक्सक्लूड मतलब डज नॉट इंक्लूड में पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक्सक्लूसिव वाली बातें, ठीक है। तो आपको बस क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा ये मोटा मोटा पता होना चाहिए। अगला टर्म आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर ये कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है कि भैया जिसका ना इंडिया में घर है, ना कारोबार है, ना बिजनेस है, ना रेजिडेंस है इंडिया के अंदर, लेकिन वो ओकेजनली कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करता है इंडिया में। मींस एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर, अब कैसे कर रहा है, या तो वो प्रिंसिपल बन के कर रहा है या तो वो एजेंट बन के कर रहा है, जैसे मर्जी कर रहा हो, और इन एनी अदर कैपेसिटी बट हु हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई रेजिडेंस नहीं है, ओकेजनली कभी कभार कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है, चाहे प्रिंसिपल बन के चाहे एजेंट बन के, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है सर। नेक्स्ट टर्म आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया
कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बिहाफ पे एक एजेंट काम करता है, किस चीज का काम करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ का काम करता है, तो उस व्यक्ति को प्रिंसिपल कहते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है आपको पता है, मार्च जून सितंबर दिसंबर, ठीक है ना। तो उसको अंग्रेजी लैंग्वेज में देखो कितने बेहतर तरीके से लिखा गया है। क्या कह रहा है, क्वार्टर शैल मीन अ पीरियड कंप्राइजिंग 3 कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर मंथ, मतलब कि भैया 3 लगातार महीने होने चाहिए और एंडिंग कब होगा, लास्ट डे ऑफ मार्च, मतलब मार्च में जो एंड होगा वो एक क्वार्टर कहलाएगा, जून का लास्ट डेट जो होगा वो एक क्वार्टर एंडिंग कहलाएगा, सितंबर का लास्ट डेट क्वार्टर एंडिंग कहलाएगा, दिसंबर का क्वार्टर एंडिंग कहलाएगा। इन शॉर्ट आपको पता है कि अप्रैल से जून एक क्वार्टर होता है, जुलाई से या ऊपर आप ले लो जैन से मार्च एक क्वार्टर होता है, अप्रैल से जून एक क्वार्टर होता है, जुलाई से सितंबर एक क्वार्टर होता है और फिर आपका अक्टूबर से दिसंबर एक क्वार्टर होता है। तो आपको पता है 4 क्वार्टर होते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखी गई है, ये ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। रिसिपिएंट क्या होता है सर, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या सिचुएशन देखो रिसिपिएंट में, तो गुड्स की बात करें तो 2 बातें हैं, व्हेन कंसीडरेशन इज पेबल, व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट पेबल, इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें, अगर कंसीडरेशन पेबल है तो ऑब्वियसली बात है द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसीडरेशन, वो आपका रिसिपिएंट कहलाएगा। अगर कंसीडरेशन पेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि भैया जिसको सामान डिलीवर कर दिया, जिसके पास सामान है, जिसके पोजीशन में सामान है, जो सामान को यूज करेगा, वो बंदा क्या कहलाएगा, रिसिपिएंट कहलाएगा। और अगर सर्विसेज की बात करें तो उस केस में कहा जाता है कि व्हेन नो कंसीडरेशन इज पेबल, ये तो आपका गुड्स और सर्विसेज दोनों का था कि भैया अगर कंसीडरेशन पेबल है तो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जो बंदा पे करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिसिपिएंट कहलाएगा। लेकिन अगर कंसीडरेशन पे ही नहीं करना है तो गुड्स के केस में कहेंगे कि भैया जिसको सामान डिलीवर कर दिया गया, जिसके पास वो सामान है, जिसके पोजीशन में, जो उसको यूज करेगा वो रिसिपिएंट है। और सर्विसेज के केस में जिसको सर्विस रेंडर की गई वो आपका रिसिपिएंट है, ठीक है। एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम सप्लाई इज मेड, मतलब कि भैया इससे मिलता जुलता और भी कोई रेफरेंस निकल के आ रहा है जिसको कि सप्लाई किया गया इन शॉर्ट, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिसिपिएंट कहलाएगा। और इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है एजेंट को भी, जो कि रिसीव कर रहा है किसी और पर्सन के बिहाफ पे गुड्स को या सर्विसेज को या दोनों को, तो वो एजेंट भी आपका रिसिपिएंट कहला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अगला टर्म आता है सप्लायर। सप्लायर क्या होता है, ये भी हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ है। इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall mean the person supplying the said goods और सर्विसेज और बोथ, मतलब कि जो भी व्यक्ति सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर है, चाहे गुड्स की, चाहे सर्विसेज की, चाहे बोथ की। और अगर कोई व्यक्ति एजेंट बन के सप्लाई कर रहा है तो वो एजेंट भी क्या कहलाएगा, आपका सप्लायर ही कहलाएगा। तो मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति गुड्स सर्विसेज या इन दोनों को सप्लाई कर रहा हो, चाहे वो खुद से कर रहा हो एज अ प्रिंसिपल या फिर कोई व्यक्ति एज अ एजेंट कर रहा हो किसी और के बिहाफ पे, तो वो एजेंट भी आपका क्या कहलाएगा, सप्लायर ही कहलाएगा। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है सर, वो सारी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जिसके ऊपर टैक्स लेवी किया जाता है, वो आपका टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया जिसके अंदर आप काम करोगे, मतलब आप सर्विसेज दोगे और साथ ही में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गुड्स भी ट्रांसफर करोगे, तो वो आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जब सर्विस और गुड्स दोनों को मिला के आप कोई काम किसी को करके देते हो जिसके अंदर सर्विसेज भी लग रही है, सर्विसेज के पैसे भी ले रहे हो आप और गुड्स भी लग रहा है उसके पैसे भी ले रहे हो, तो इसको हम नाम देते हैं किसका, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। ये तो हो गया सिंपल भाषा में। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर किस चीज के लिए, बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, कंप्लीशन के लिए, इरेक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल नहीं होनी चाहिए, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई काम आप कर रहे हो जिसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया इन सारी हरकतों का, इस टाइप की कोई भी आप नाम दे दो, कुछ भी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ये सारा काम किया जाएगा, उसने आप उस चीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स वेदर एज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म, मतलब कि भैया यहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ गुड्स भी होंगे जो आपको उसमें लगाने पड़ेंगे, ट्रांसफर करना पड़ेगा, मटेरियल वगैरह उसमें एड ऑन करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है, आई थिंक लास्ट है, जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है सर, तो जीरो रेटेड सप्लाई में 2 बातें आती हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कि एक एक्सपोर्ट हो गया वो भी जीरो रेटेड सप्लाई है, और दूसरा कि जब हम सप्लाई करते हैं किसी सेल्स डेवलपर को या फिर सेल्स यूनिट में, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, जीरो रेटेड सप्लाई। तो मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू सेल्स डेवलपर और सेल्स यूनिट,
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वो सप्लाई है जिसको करने के लिए अगर आपका कोई आईटीसी पड़ा हुआ था तो उस आईटीसी आपका वो खत्म नहीं होगा। मतलब ऑल्दो इसके अंदर आपको टैक्स नहीं पे करना, ये वो आउटवर्ड सप्लाई है जिसके अंदर आपका टैक्स जो है वो नील रेटेड है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम सप्लाई का पार्ट है, लेकिन इसका आईटीसी आपको तब भी मिल जाएगा, या तो आप किसी टैक्सेबल सप्लाई से एडजस्ट कर सकते हो या तो इसका आप रिफंड ले सकते हो। तो इसलिए जीरो रेटेड सप्लाई अपने आप में यूनिक हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी हमने डेफिनेशंस देख ली, बहुत सारी नई डेफिनेशंस थी क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो काफी सारी ऐसे टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आगे चल के यूज होंगी, तो इसलिए डेफिनेशंस को पढ़ना जरूरी था। अब शुरू करेंगे आपके सेक्शन को। सबसे पहला सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 16, बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही। टिल देन स्टे कनेक्टेड।